नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू नैन्सी सोमवंशी कौटिल एकेडमी। दोस्तों, आज हमारे साथ हाजिर हैं आशीष सर। और आशीष सर ना केवल एमपीपीएससी मेंस 2019 क्वालिफाइड हैं, बल्कि कल जो रिजल्ट आया है 2020 एमपीपीएससी मेंस का, उसमें भी आशीष सर का सिलेक्शन हो गया है। आशीष सर ने एमपीपीएससी मेंस 2020 भी क्वालिफाइड कर लिया है। तो आशीष सर, आपको दोनों मेंस पास करने के लिए बहुत बहुत बधाइयां और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हार्दिक आभार जी। और जाहिर सी बात है, कोई भी आप तैयारी कर रहे हो जब कठिन परीक्षा की, उसका परिणाम जब आता है तो खुशी अनुभव करने वाली होती है। तो जैसा कि लगातार परीक्षाएं हो रही हैं और अंतिम परिणाम अभी तक लंबित हैं, उसमें यही एक कड़ी हमारे लिए खुशनुमा पल लेकर आई। उसके लिए आपका आभार सर। जी सर, मेहनत बहुत लंबे समय से की जा रही। 2019 से लेकर 2023 तक का समय बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इस बीच बहुत सारे ऐसे कोर्ट केसेस एमपीपीएससी को देखने को मिले, बहुत सारी चीज़। यानी कि ये जो दौर था, ये दौर हमारे धैर्य को परीक्षा करने का दौर था कि आप कितने धैर्यवान हैं। तो आशीष सर इस परीक्षा में भी खरे उतरे हैं। आज सर, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, कोई भी तैयारी हो उसके लिए संयम और धैर्य तो एक आधार स्तंभ है। यदि वो है तभी आप अपनी मंजिल और जो कठिनाई के सागर हैं उसमें गोता लगाकर एक मोती रूपी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो साथियों, आशीष सर के साथ आज हम वार्तालाप करेंगे। बहुत लंबी चर्चा हमारी चलने वाली है। इस चर्चा में हम शुरू करते हैं कि कुछ एस्पिरेंट्स के मन में ये हमेशा से सवाल रहते हैं कि सर मेंस किस प्रकार से क्वालिफाई हम कर सकते हैं, आखिर कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो आशीष सर, ये जो क्वेश्चन हैं ये मेरे नहीं हैं, ये हमारे दर्शकों के, हमारे एस्पिरेंट्स, हमारे विद्यार्थियों के क्वेश्चन हैं कि एमपीपीएससी मेंस क्वालिफाइड करना बहुत अच्छा एक अनुभव होता है। ये अनुभव आप हमारे साथ साझा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो लगातार स्टूडेंट के मन में बना रहता है कि जिस प्रकार से रिजल्ट आता है ना, विगत कुछ वर्षों का यदि हम रिजल्ट देखें, चाहे यूपीएससी की बात करें या एमपीपीएससी की बात करें, इसमें इंग्लिश मीडियम से सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट की संख्या थोड़ी सी हिंदी मीडियम से ज़्यादा है। तो हमारे विद्यार्थियों के मन में एक क्वेश्चन है कि क्या माध्यम हम इंग्लिश या हिंदी में से कौन सा चूज करें कि जिसमें सफलता हमें अच्छी तरीके से और जल्दी मिल सके। तो क्या माध्यम का हमें कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है मेंस आंसर राइटिंग में? सर बिल्कुल, मैं इंगित करना चाहूँगा, जैसा आपने बोला कि स्टूडेंट की ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी अभी विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, और विद्यार्थी जीवन जिंदगी भर व्यक्ति को एक विद्यार्थी बने रहना चाहिए। जी। उसको हमेशा युवा रखता है, उसकी सोच नहीं रहती है। और जैसा सादा जीवन उच्च विचार, यही है जीवन का सार, ये हमारे जीवन की आधार पंक्ति होती है महापुरुषों की। जी। तो जब बात आती है माध्यम की, तो सर कोई भी परीक्षा हो उसमें भाषा एक माध्यम है। जी सर। हम इंग्लिश या हिंदी किसी भी माध्यम में अपने भावों की, अपने विचारों की, अपने ज्ञान की सरल और सहज शब्दों में अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लेखन में उसको अपने कौशल में बदल सकते हैं। वो आपका माध्यम होना चाहिए। जी। बात जब आती है कि इंग्लिश माध्यम से ज़्यादा हो रहा है, हिंदी माध्यम से कम हो रहा है, उसकी रीजन ये है स्किल का कम होना। सर हिंदी में भी आज लोग टॉप कर रहे हैं, यूपीएससी में भी अच्छी रैंक आ रही है, टॉप 20 में लोग आ रहे हैं। तो माध्यम कोई बाधा नहीं है। जी। आप सहज रूप से जिस भाषा में अपना अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जी, उसको आप चूज कर सकते हैं। यानी कि हम जिस भाषा में सोचते हैं, जो हमारे मन के अंदर हम जो विचार ला रहे हैं, उनको जिस भाषा में हम कागज पर उतार सके, उस भाषा का हम चयन करें। साथियों, एक और बात मैं आपको बता दूं कि आशीष सर स्वयं भी हिंदी माध्यम से चयनित होने वाले स्टूडेंट एस्पिरेंट रहे हैं। तो भाषा वही चुनिए जिसमें आप अपने विचार अच्छे तरीके से, पुख्ता तरीके से आप रख सके। आशीष सर, आगे हम स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि विद्यार्थी कहते हैं कि सर एमपीपीएससी मेंस का बहुत लंबा सिलेबस है। तो आपने इस लंबे सिलेबस को कैसे सारांश में कंप्लीट किया, कैसे कम समय में आपने कंप्लीट कर लिया? सोर्सेज आपने कौन से ऐसे रखे जिनसे कि एमपीपीएससी मेंस आप क्वालिफाइड है? बिल्कुल सर, कोई भी परीक्षा हो वो मेहनत मांगती है और उसका एक बड़ा सिलेबस होता है। जी। राज्य सेवा लोक सेवा परीक्षा एमपीपीएससी मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, और इसमें चयन के लिए विद्यार्थी को धीर वीर गंभीर होना ही चाहिए। साथ ही साथ उसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान समस्त पहलुओं से परिचित होना चाहिए। जी। इसके लिए विशाल सिलेबस बना है। जी। तो हमें थार थार को गही रहे, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, हमें
सार रूप में उन समस्त पहलुओं को एक प्रशासनिक नज़रिए से तैयार रखना चाहिए। तो जब तैयारी की बात आती है तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है सिलेबस की। जी। पूरा सिलेबस जब हम देखेंगे तो उससे संबंधित जो कंटेंट है वो हमें कुछ पुस्तकों में मिल जाएंगे, कुछ नोट्स में मिल जाएंगे, और आज जो डिजिटलीकरण का दौर बढ़ा है तो इसमें सबसे सहायक होगा इंटरनेट। वो हमारे लिए दिनों दिन 24 घंटे उपलब्ध है, आप उसका सहारा ले पाएंगे। तो हम सर इसी तरीके से तैयारियों को अपना आगे रोक दिया। जो चीज़ें उपलब्ध थी फिजिकल रूप में उन कंटेंट को देखा, बाकी जो वंचित रहे उनको मैंने इंटरनेट से कवर किया। तो साथियों, मुख्य परीक्षा के सिलेबस के लिए आप बुक भी फॉलो कर सकते हैं, बुक के साथ में आप नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। और सर ने बताया कि सिलेबस इतना ब्रॉड है, इतना बड़ा है कि हर एक टॉपिक एक ही बुक में मिलना थोड़ा सा कठिन है। इसके लिए सर ने इंटरनेट की भी सहायता ली है ना सर। इसी कड़ी में हम रिवीजन को भी थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं। रिवीजन किस तरीके से, क्योंकि स्टूडेंट इतनी सारी नोट्स, इतनी सारी किताबें, इतने सारे इंटरनेट से मटेरियल पढ़ते हैं, तो रिवीजन इसमें किस हद तक हमारे लिए सहायता कर सकता है? सर रिवीजन ऐसा रहता है कि हम जब किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं जी, तो यदि आप एक पेज को लगातार 10 दिन पढ़ेंगे तो एक लाइन में बदल जाएगा वो। एक लाइन आप एक नज़र में देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो रिवीजन का महत्व इस बात से है जी कि आप कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता जी, कितना चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं ये मायने रखता है, क्योंकि अंत समय तक आपको वही याद रहेगा। और मेंस लिखने वाले विद्यार्थियों को पता होगा कि जब वो मेंस लिखने जाते हैं तो उसको केवल मोटी मोटी चीज़ें याद रहती हैं, केवल वो परिचय आँखों को देख कर जाता है, पन्नों को, किताबों के, नोट्स के, और बस उतना ही उसका रिवीजन हो पाता है 2-3 घंटे जी। तो दोस्तों, यदि अगर आप गागर में सागर भरना चाहते हैं तो रिवीजन आपको करना ही होगा, है ना। अच्छा सर, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि खुद से बनाए हुए नोट्स कितने महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए? सर वो सफलता की कुंजी के समान है जी। हमें अपने बनाए हुए संसाधन, अपने द्वारा बनाए गए नोट्स हमें और ज़्यादा रिसर्च और उस पर अपडेट करने की एबिलिटी पैदा करते हैं और हम उनको कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आंसर लिखे, हमारे हाथ से लिखे गए आंसर हमें ज़्यादा परिचित अनुभव कराते हैं इसलिए जी। साथियों, जिस प्रकार से MPPSC मेंस की आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है कि इसमें 3 नंबर यानी कि GS के क्वेश्चन पेपर हम 1, 2, 3 की बात करें तो 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर में जो उत्तर लेखन होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का मन में ये सवाल है कि क्या सर हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें प्रस्तावना और निष्कर्ष लिखना अनिवार्य है या नहीं? सर बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है ये जी। और ये जो तरीके हैं, ये जो हमारे मेथड हैं आंसर को प्रेजेंट करने के, वही हमारी सफलता में अंततोगत्वा सफलता के एक मुख्य कड़ी साबित होते हैं। जहाँ तक बात है 3 मार्कर की जी, तो 3 मार्कर प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आपको गागर में सागर भरना होता है, यानी कम शब्दों में ऑथेंटिक जानकारी देना है जी। जो पूछा गया है टू द पॉइंट हमें आंसर, बिल्कुल टू द पॉइंट। और ये 3 मार्कर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 45 में से 40 नंबर तक मिल जाते हैं जी, यानी फुल मार्क्स मिलते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है 45 में 40 नंबर मिल जाए तो। वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है, बिल्कुल। उसमें आपने जो भी चीज़ें कंटेंट दी हैं वो इम्पोर्टेंट रखते हैं और उसमें ज़्यादा नंबर भी मिलते हैं जी। रही बात 5 नंबर की, तो सर अब थोड़ा सा पैटर्न 2019 के बाद बदला है जी। 5 नंबर में 50 शब्दों में लिखना है जी। तो उस 50 शब्दों में प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न की डिमांड के अनुसार हमें उत्तर देना है। टिप्पणी पूछा गया है तो टिप्पण लेखन सारांश के रूप में करना होगा जी। कारण पूछा गया है तो संक्षिप्त परिचय देकर उसकी कारण गतिविधियों को बता दें, बिल्कुल। हमें उतना एरिया, उतना स्पेस है ही नहीं कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें डाल पाएंगे, तो सबसे बड़ी ज़रूरत है क्वेश्चन को समझना जी। हाँ, प्रस्तावना निष्कर्ष के रूप में केवल 5 नंबर में संक्षिप्त परिभाषा लिख सकते हैं जी। प्रस्तावना और निष्कर्ष का सबसे बड़ा महत्व है दीर्घोत्तर प्रश्न 11 नंबर वाले प्रश्न, और उसमें कंपलसरी है, आपको डालना ही होगा। वहीं से आपका एक प्रशासनिक व्यक्तित्व उभर कर आता है जी। और एग्जामिनर जो है वहीं से आपको पहचान लेता है कि व्यक्ति की प्रतिभा कितनी है और उसके अंदर कितना डेप्थ है, क्या वो एबिलिटी रखता है। आपका पहचान आपके द्वारा दिए गए उत्तर होते हैं जी। ठीक है सर, यानी कि हमें ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि हर एक प्रश्न में प्रस्तावना डालना है, हर एक प्रश्न में हमें निष्कर्ष लिखना है, यानी कि डिमांड के अनुसार ये आपको समझना होगा, ये आपकी थिंकिंग को हमें डेवलप करना होगा कि हम किस क्वेश्चन में प्रस्तावना और किस क्वेश्चन में निष्कर्ष दोनों डाल सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। सर इसके बाद एक और सवाल है एस्पिरेंट्स का कि जो 3, 5 और 11 नंबर के हमारे प्रश्न हैं, इन प्रश्न में से कौन से प्रश्नों को हमें पहले एग्जाम में हल करना चाहिए? बिल्कुल,
सर ये एक स्ट्रेटजी है जी, और ये सफलता यानी हमें आंसर लिखने में और उच्चतम अंक पाने में भी सहायक होती है जी, और ये हर विद्यार्थी की अलग अलग होती है। जी बिल्कुल। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी 3 मार्कर पहले लिख रहा हो, 5 नंबर उसके बाद लिख रहा हो, फिर सीधे 11 नंबर। जी, कुछ विद्यार्थियों का ये डर रहता है कि हमारे प्रश्न छूट ना जाएं जी, बड़े नंबर वाले, तो 3 मार्कर के बाद डायरेक्ट वो 11 मार्कर वाले करते हैं, फिर उसके बाद 5 नंबर वाले करते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी, यदि आपकी स्पीड है, स्पीड यदि कम है तो सबसे पहले 3 मार्कर के करें, उसके बाद 11 मार्कर के करें, बाद में 5 मार्कर वाले करें। क्यों? क्योंकि यदि आपके पास ज़्यादा स्कोर वाले नंबर अटेम्प्ट नहीं होंगे तो आपके स्कोर भी कम आएंगे और अंततः 5 नंबर वाले में आपको एवरेज मार्किंग मिल ही जाएगी यदि थोड़ा बहुत लिख लेंगे। और MPPSC आयोग बहुत ईमानदार है, वहाँ नंबर आपको कंटेंट लिखने के मिलते हैं। तो साथियों ये बात जो 11 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये अकॉर्डिंग टू एस्पिरेंट्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जिनकी ये अगर स्पीड अच्छी है वो सीरियल वाइज करते जाएं, 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, और जिन्हें ऐसा लगता है कि कहीं समय कम ना पड़ जाए तो वो 3 नंबर के बाद सीधे जंप कर सकते हैं 11 नंबर पर, क्योंकि आपके आदि भी आने की शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी और अंत भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो एग्जामिनर है उसके माइंड पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा कि जो एस्पिरेंट है वो काफ़ी अच्छा नॉलेजेबल है। साथ ही साथ आपकी स्ट्रेटेजी वहां पे दिखेगी कि जो एस्पिरेंट है वो प्रशासनिक समझ को भी यहाँ पे दर्शाता है, क्योंकि कोई भी काम शुरू और अंत करना प्रशासन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। जी सर एक और प्रश्न है स्टूडेंट का कि लिखते सभी हैं, क्योंकि मेंस जो है वो लेखन की ही एक परीक्षा है, तो सभी लिखते हैं, लेकिन लेखन में सुंदरता किस हद तक मिलने वाले प्रश्नों के उत्तर में जो सुंदरता हम दर्शाएं तो जो अंक हमें मिलेंगे उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है लिखावट की सुंदरता? सर बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और ये आम धारणा है लोगों में कि हमारी राइटिंग खराब है, डर बना रहता है जी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा जी। तो दोस्तों जो भी हमसे जुड़े हैं, आपसे हम रूबरू हो रहे हैं सर के माध्यम से जी, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी लिखावट पठनीय हो जी, यानी आपके द्वारा लिखे गए अक्षर सामने वाले व्यक्ति को यानी अच्छे सहज रूप से समझ में आ सकें क्या आपने लिखा है। ऐसा ना हो कि आप लिखें खुदा बाँचे। तो हमेशा आपकी लिखावट पठनीय हो, अक्षर कितने सुंदर बन रहे हैं इसको बनाने का प्रयास जरूर करें जी, लेकिन आपके स्पीड के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, यानी आपके सारे प्रश्न कवर होने मतलब चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सुंदर लिखने के चक्कर में क्वेश्चन ही छोड़ दें। बिल्कुल सर, सफलता में वो एक बड़ा रोल अदा करते हैं, समय हाथ से निकल जाए। हाँ बिल्कुल, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि हम 2 क्वेश्चन को बहुत सजा संवार के लिख दें और अन्य को खाली छोड़ ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो साथियों मेंस में लेखन की जो सुंदरता है वो इस प्रकार है कि सुंदरता तो आप दिखाएं, लेकिन सुंदरता के साथ में आपको गुणवत्ता भी दिखानी होगी। ये वो वाला सेक्शन है कि जहां पर पैकेजिंग तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन प्रोडक्ट यदि अगर घटिया है तो 2 क्वेश्चन के बाद आपकी चाल जो है वो चल नहीं पाएगी, है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यानी कि हमें सुंदरता तो होना ही चाहिए, क्योंकि सुंदर यदि अगर होंगे तो कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर एग्जाम चेकर के हाथ से फिसल ही जाएंगे। लेकिन विशेष बात ये रखना है कि उसमें गुणवत्ता भी हो, केवल सुंदर ना हो, है ना? बिल्कुल सर। ठीक है सर, जो नेक्स्ट प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है मेरे हिसाब से, और मोस्टली लोग इससे कनेक्ट भी करेंगे, मोस्टली एस्पिरेंट्स इससे कनेक्ट करेंगे कि जब हम बचपन से अभी तक बहुत सारे एग्जाम देते चले आए हैं, लेकिन MPPSC मुख्य परीक्षा का जो प्रेशर है, दबाव है, वो एक अलग ही लेवल का है। और इस दबाव में यदि अगर हमसे कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाएं जो कि शुरुआत के दौर में और हमसे बने ही नहीं, तो मन में एक सवाल आने लगता है कि यार क्वेश्चन पेपर इतना टफ है और 2 क्वेश्चन मेरे छूट गए तो मेरा सिलेक्शन अब नहीं होगा। मतलब एक प्रेशर हमारे ऊपर, असफलता का जो प्रेशर है वो हावी हो जाता है। तो 2-4 क्वेश्चन नहीं बने, उसकी वजह से जो प्रेशर हमारे दिमाग पर क्रिएट होता है उसको हम कैसे टेकल करें, कैसे डील कर सकते हैं? सर यही क्वेश्चन इसी बात की तो ये पेपर जो है, ये एग्जाम जो है, इसी बात की तो परीक्षा है कि आपके अंदर प्रेशर को झेलने की क्षमता कितनी, क्योंकि आप प्रशासन में जाएंगे, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव, कई दबावों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जब प्रश्नों का दबाव की बात आती है तो एक कवि हैं की 2 पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते हैं कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का।
तो आपने ऊंची उड़ान का जो सपना देखा है, ऊंची उड़ान का फैसला किया है जी। तो जाहिर सी बात है आपके सामने प्रेशर आएंगे और पेपर को हल करते समय जब बहुत सारे प्रश्न हल कर चुके होते हैं जी। और लास्ट के क्वेश्चन जो बन रहे होते हैं लेकिन समय अभाव के कारण नहीं हो पाते जी जी। और हो सकता है कई बार कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। बिल्कुल सर, होता है। आने वाले प्रश्न में वो प्रेशर बढ़ जाता है कि हम कैसे उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा प्रेशर झेलने का तरीका है कि हम घड़ी पर कांटों को देखते हुए जब मिनट बचे हों तो हम सेकंडों की लड़ाई लड़ें, जब घंटे बचे हों तो मिनट की लड़ाई लड़ें, तब हमारा वो प्रेशर कम हो जाएगा और टाइम को देखते हुए हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जी। चाहे थोड़ा सा ही लिखें लेकिन अटेम्प्ट जरूर करें उसके बारे में जो आपकी जानकारी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जी। तो साथियों, हमें जब प्रश्न कठिन लगे, प्रश्न में ऐसे हों कि हमें उसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो हमें जो प्रश्न आते हैं पहले हम उनको सॉल्व कर लें, देन उसके बाद में हमारे पास यदि वक्त बचता है, यदि हम सोच करके किसी क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर लिख सकें तो वो लिखें, लेकिन गलत आंसर नहीं देना है। हाँ, गलत जानकारी से बचना है जी। और जैसा आपने कहा कि सरल क्वेश्चन पहले कर लें जो आपसे बनते हैं, जाहिर सी बात है उसमें आप अपना अच्छा कंटेंट डाल पाएंगे, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा सर। हो सकता है कि वही आपके द्वारा जो अच्छे क्वेश्चंस लिखे गए हैं जी, वो आपके लिए एवरेज मार्किंग उन प्रश्नों में दिला दें जो आपसे बिल्कुल नहीं बनते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सहायक कदम रहता बिल्कुल, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने यदि कुछ कठिन प्रश्नों के उत्तर दे दिए और जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते थे उनमें भी आपको हो सकता है कुछ बेनिफिट देखने को मिल जाए। बिल्कुल सर। सर, एस्पिरेंट का एक और सवाल है कि जैसे जहाँ सुंदर लिखावट की बात थी तो वो तो ठीक है, जिनकी सुंदर होती है वो सुंदर लिखेंगे, जिनकी नहीं होती उसका काम करेंगे, बट चार्ट, डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल है ना, यानी कि चित्रकारी हम कह सकते हैं। तो जहाँ पे चार्ट डायग्राम की बात आती है, क्या चार्ट डायग्राम डालने से उत्तर सुंदर होता है या फिर उत्तर में और अधिक नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सर बिल्कुल, ये अच्छा प्रश्न है और अच्छा एक तरीका भी है देखने का। जैसे हम लोग पार्टी में, शादी में कहीं जाते हैं जी, तो उसमें जब एक डिस्क लगाई जाती है जी, तो उसमें बाकायदा सलाद को किस डिजाइन से तैयार किया जाता है, थाली में रखें तो अच्छा लगता है। बिल्कुल वैसे ही प्रश्न को प्रेजेंट करने का, आंसर को प्रेजेंट करने का एक तरीका है जी जी। इकोनॉमिक्स के प्रश्न हम हल करे होते हैं तो उसमें डेटा तुलनात्मक रूप से लिखना होता है, पिछले वर्ष में क्या था, अगले वित्त वर्ष में क्या है अनुमान। बिल्कुल। और जो अन्य सब्जेक्ट का है उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जामिनर को दिखना ही चाहिए जी जी, तो उसको हम सारणी बनाकर दिखा सकते हैं। बिल्कुल। और यदि ये नहीं करते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अंडरलाइन करें, वो भी जो है एग्जामिनर की दृष्टि में जाता है। तो रोल रहता है चार्ट डायग्राम का, उसको आप और अच्छा दिखा सकते हैं, दिखने में बेस्ट लगता है, लेकिन आपके लिए हानिप्रद नहीं है कि आप नहीं बनाएंगे तो आपके लिए नकारात्मक होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो साथियों, चार्ट, डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल, ये सब आप बनाएं, क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जरूर बनाएं, हानि तो नहीं होगी, इससे फायदा ही होगा सर अल्टीमेटली। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल फ्लो चार्ट लिख दिया और डिटेल ना लिखें, डिटेल लिखना भी बहुत आवश्यक है सर। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी हमको लिखना होगा। हाँ, यानी कि डिटेल भी हमें लिखना है, केवल फ्लो चार्ट से काम नहीं होगा। ये यानी कि क्रिकेट की लैंग्वेज में बात करें तो एमपीपीएससी मेंस ऑलराउंडर का गेम है। हाँ, कमेंट्री करना होता है टोटल, और बैटिंग भी आना चाहिए, बॉलिंग भी आना चाहिए, मतलब और फील्डिंग भी बहुत अच्छी होना चाहिए, यानी किसी एक चीज पे हम निर्भर नहीं हो सकते अगर हमें मैच जीतना है तो ऐसा ही है एमपीपीएससी मेंस के साथ भी, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, अब एक और चीज और है कि जो एस्पिरेंट अभी नए नए हैं, जो पुराने खिलाड़ी हो चुके हैं उनकी बात अलग है, जो अभी नए नए एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी अभी तैयारी की है, जो मेंस में अभी अभी आने वाले हैं, है ना, तो उनकी लेखन चली, जब वो देखते हैं कितना बड़ा सिलेबस है और इतने सारे हमें प्रश्न हल करना है, तो कहीं ना कहीं उनकी लिखावट, जो लेखन होती है, हैंड राइटिंग, उस हैंड राइटिंग स्लो हो जाती है, गति उसकी कम हो जाती है। तो इस गति को कैसे बढ़ाएं? सर ये जो प्रश्न है ये हमारे अभ्यास से जुड़ा हुआ है। हम कोई भी चीज लगातार परिश्रम से उसको परिमार्जित कर सकते हैं जी। कविवर वृंद जी ने 2 पंक्तियां लिखी है दोहे के रूप में जी, कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान जी। तो जिस तरीके से पत्थर जो अत्यंत कठोर होता है, चट्टान का रूप होता है, रस्सी एक मुलायम टुकड़ा उसको
घिस डालती है और चिन्ह बना देती है। बिल्कुल। वैसे ही हमारे द्वारा लिखे गए मेंस के आंसर हाथों को सिकोड़ देते हैं, ठीक है, वो चमड़ी जो है मुड़ जाती है। बिल्कुल सर। तो ये लगातार हमें लिखना प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा लेखन की परीक्षा है और आपका ये स्कूल का कॉलेज का एग्जाम नहीं है। एक प्रशासनिक अधिकारी के नज़रिए से नए प्रश्नों का सामना होता है, वर्तमान सरकार के मुद्दों से हमें रूबरू होना पड़ता है, करंट के अपडेट के साथ उसमें हमको समावेशित करना होता है और एक विशेषज्ञ द्वारा जांची जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं में हमें उस प्रशासनिक व्यवहार को भी झलकाना पड़ता है। तो इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। इसके लिए आप घर में रहें तो पुराने प्रश्नों की प्रैक्टिस करें जी। कोई टेस्ट सीरीज हो अकेडमी से, वहाँ से ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, पर प्रैक्टिस जरूर करें। उसके बिना आप मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को अटेम्प्ट करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करेंगे। यानी कि साथियों, एक ही शर्त से हमें मूल मंत्र मिल रहा है कि हैंड राइटिंग बढ़ाना हो या उसको सुंदर करना हो, बार बार हमें अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार हमें लिखना पड़ेगा, तभी हम हमारी हैंड राइटिंग को तेज गति से बढ़ा सकते हैं और दिए गए प्रश्नों के संपूर्ण उत्तर हम दे सकते हैं। अच्छा सर, एक और प्रश्न है कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तमाम प्रकार के ट्रेडिशनल या फिर करंट के जो सब्जेक्ट हैं हमारे, इनसे संबंधित डेटा तो हमें मिल जाता है इसलिए, लेकिन एक ऐसा प्रश्न पत्र है एमपीपीएससी में, वो है निबंध का प्रश्न पत्र क्रमांक 6, है ना। तो बहुत सारे एस्पिरेंट ये पूछते हैं कि सर इनकी तैयारी जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, जीएस के हो गए, चाहे इथिक्स हो गया, चाहे हिंदी हो गया, इनकी पर्टिकुलर हमें एक बुक मिल जाती है, हम वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन निबंध लेखन किस प्रकार से हम सीखें, किस प्रकार से बहुत अच्छा निबंध लिख सके, क्योंकि अमूमन ऐसी अवधारणा रही है, ऐसा मानते हैं लोग कि एमपीपीएससी मेंस के अंदर जब निबंध चेक होता है तो वहाँ जो चेकर बैठा है वो आपको नंबर देने नहीं बैठा, वो नंबर काटने बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसके हाथ से ऐसा निबंध लें, जैसा निबंध लिखे हमारे हाथों से, वो पढ़ने पर मजबूर हो जाए कि अमूमन कॉपी पढ़ते नहीं है, एवरेज मार्किंग दे करके आगे बढ़ जाते हैं, ऐसी धारणा है। बिल्कुल, है ना। तो निबंध हम कैसे तैयार करें, क्योंकि निबंध कोई पर्टिकुलर एक बुक भी नहीं है, और निबंध कैसे हमें लिखना चाहिए कि हमें अधिकतर जो है अधिकांश नंबर हम ले सकें। बिल्कुल सर जी। सर, निबंध का जो पेपर है एमपीपीएससी में लास्ट इसीलिए रखा गया है लास्ट में जी, क्योंकि वो भाषा कौशल का पेपर है। बिल्कुल। और निबंध की परिभाषा ही होती है कि हम किसी दिए गए विषय पर प्रवाहमय, भावमय, सुगठित तरीके से सुसंबद्धता के साथ हम अपने शब्दों के माध्यम से उस विषय को प्रस्तुत कर पाएं निबंध के रूप में, यानी हम अपने भावों को बांध पाएं, उन शब्दों में समेट पाएं, वही निबंध है। तो जब हम निबंध लिख रहे होते हैं किसी विषय पर, तो जाहिर सी बात है उसका संबंध भूगोल से होगा, इतिहास से होगा, कला संस्कृति से होगा, इकोनॉमिक्स से होगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी से होगा। हमारे समक्ष जो दिन के मुद्दे चल रहे होते हैं दैनिक समय में, उनका सरोकार निबंध से होता ही है। और कुछ ट्रेडिशनल निबंध भी होते हैं। तो वो हमारे जीएस के पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उससे हमारा जो ज्ञान है वो भरा रहता है। अब हम उन विषय के साथ जो टॉपिक पूछा गया है निबंध, उसमें भावों को हम कितना सरल तरीके से, सहज तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं, वही निबंध में आपकी लेखन कला का, भाषा कौशल का प्रमाण होता है। तो निबंध में अच्छे नंबर पाने के लिए हमें किसी उदाहरण के साथ शुरू करना होता है, किसी शॉर्ट स्टोरी के साथ शुरू करना होता है, ताकि पेपर यानी आंसर चेक करने वाले की जिज्ञासा बढ़ती रहे, उसमें इंटरेस्ट आ जाता है उसे। अंत तक वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और निष्कर्ष भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपने उनमें इंटरेस्ट जगाया है। तो हो सकता है कोई अच्छी सूक्तियों से प्रारंभ करें जो रिलेवेंट हो उस टॉपिक से। तो इस आधार पर एक अच्छा निबंध लिखा जा सकता है, लेकिन एक दिन में निबंध आप नहीं लिख सकते। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आप एडिटोरियल का सहारा ले सकते हैं, न्यूज़पेपर का। ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं, इंटरनेट सोर्स, और निबंध का पेपर भी आपको लिखना चाहिए। ये तो साथियों, पेपर नंबर 6 निबंध का पेपर हम कैसे तैयार करें, इसका आंसर भी हमारे पास आ गया है कि हमें जो प्रश्न पत्र हैं इनके संपादकीय भी पढ़ना चाहिए। और मैं आपको एक बोनस टिप्स और देना चाहूँगा कि यदि अगर आप कोई मूवी भी देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज भी आप देख रहे हैं, तो उसकी स्टार्टिंग को देखिए, किस प्रकार से वो आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करते हैं कि आप 4-4, 6-6 घंटे की वेब सीरीज मूवीज देख जाते हैं। तो वही इंटरेस्ट हमें हमारी कॉपी में डेवलप करना है, वही इंटरेस्ट हमें हमारी कॉपी में भी डालना है कि ऐसे शब्दों का चयन करके लिखें कि जो हमारा एग्जाम चेकर है वो क्या कर सके, उसके अंदर एक जिज्ञासा आ सके। जिज्ञासा जैसे ही उसके अंदर आई, वो अब आपकी कॉपी की गिरफ्त में आ गया और नंबर आपकी गिरफ्त में आ जाएंगे। बिल्कुल सर।
तो आशीष सर, आपके लिए बहुत बहुत एक बार फिर से शुभकामनाएं, एक बार फिर से आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप इंटरव्यू में भी बहुत जल्दी सिलेक्ट होंगे और हम फिर से मुलाकात करेंगे। साथियों, अगर कोई प्रश्न आपके मन में है इन प्रश्नों के अलावा, तो कमेंट बॉक्स हमारे पास है, अवेलेबल है। आप नीचे कमेंट में अपने प्रश्न दे सकते हैं। आशीष सर जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे हम वैसे ही आपको उनके आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद सर, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।